हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। तो हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि प्रयत्न के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने भेद होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, सघोष या अघोष क्या होता है, स्वर या प्राणवायु के आधार पर, श्वास या प्राणवायु के आधार पर वाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं और स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो इस तरीके से आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे और कितने महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये किसी भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित आने वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न में से बहुत इम्पॉर्टेंट और अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो समझते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। अब प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। क्या है? बाह्य प्रयत्न। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम देखें जनरली बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है विवृत, ईषत् विवृत, स्पृष्ट और ईषत् स्पृष्ट। ठीक, इस तरीके से आभ्यंतर प्रयत्न के चार भेद ये माने गए। और भी भेद माने गए हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से आपको जानना है वो यही माने गए हैं। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है ये बाह्य प्रयत्न। तो हमारा जो मेन फोकस होगा उस पे इसी पे होगा, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे वो सवाल यहीं से पूछने वाले हैं। यहीं से पूछे जाते हैं कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी कैटेगरी डिफाइन होगी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं। तो इसके भी दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से माने गए हैं? एक भेद हो गया स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर, ठीक। और दूसरा क्या हो गया? श्वास या प्राणवायु के आधार पर, ठीक। अब इतनी बात हम लोगों ने समझ रखा है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद हैं। पहला है स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर, दूसरा है श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक, अब बात आती है, अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आइए हम लोग इसी पे आज चर्चा करते हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ठीक, आइए हम लोग देखते हैं क्या श्वास या प्राण
वायु के आधार पर, वायु के आधार पर वाह्य प्रयत्न के भेद, वाह्य प्रयत्न के भेद। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं कितने भेद माने गए हैं इसके। तो 2 भेद माने गए हैं। एक अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण का क्या मतलब है? अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत कम। कहने का सेंस ये है कि जब आप स्वरों का मतलब वर्णों का उच्चारण करते हैं और मुख से जो वायु निकलती है वो बहुत कम निकलती है, अल्प है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है? तो आइए उसको देखते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे, हम क्या देखेंगे? वर्गों का पहला, कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्लस क्या रहेगा? अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप कहेंगे वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का तीसरा अक्षर और वर्गों का पांचवा अक्षर। कैसे? आइए हम देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ क वर्ग की बात की है। अब क वर्ग के अंतर्गत वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा? तो पहला होगा क, तीसरा होगा ग और पांचवा होगा अंगा। अब इनको अगर उच्चारण आप करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये लगेगा कि इसमें कम वायु निकल रही है, कम जोर देना पड़ रहा है। जैसे क, ग, अंगा। लेकिन जैसे क, ख में क्या हो रहा है? ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, तो इसीलिए वो क्या है? महाप्राण है। अब च वर्ग के अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, ज, इं। फिर ट वर्ग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ड और आड़। फिर अगर हम देखें त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? त, द और न। कौन सा? न। फिर प वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, ब और ये क्या हो गया? म। तो इस तरीके से वर्गों के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे कौन कौन से आएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। ये कौन सा है? इसको इंडिकेट करेंगे 1 से, इसको इंडिकेट करेंगे 3 से, इसको इंडिकेट करेंगे 5 से। तो ये क्या बन गया आपका? 135। अर्थात अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो क्या बनेगा? 135 और प्लस क्या बनेगा? प्लस यहां क्या है? अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण है य, व, र, ल, अर्थात 4। तो यहाँ 135 प्लस य, र, ल और व। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? अल्प अंतस्थ, अल्प अंतस्थ, अल्प अंतस्थ। अल्प अंतस्थ का क्या मतलब हुआ? कि अल्प मतलब थोड़ा, अंतस्थ मतलब अल्प प्राण में कौन से वर्ण जुड़ेंगे?
अंतस्थ वर्ण जुड़ेंगे। तो 135 का मतलब हुआ, तो यहाँ 135 का मतलब क्या हुआ, 1 मतलब वर्गों का पहला अक्षर, 3 मतलब वर्गों का तीसरा अक्षर, 5 मतलब वर्गों का पांचवा अक्षर। तो इस तरीके से आपने देखा कि अल्प प्राण के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आ रहे हैं, तो ये 15 वर्ण हो गए और 4 वर्ण ये। तो कुल मिला के अल्प प्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या 19 होती है। कितने? 19। ठीक, सीधे सीधे आपसे सवाल में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे बीएड हो, किसी भी तरीके का, उसमें क्या माना जाता है, उसमें माना जाता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो 19 मानी गई है। ठीक, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, तो जैसे इसमें एक दे दिया जाएगा और 3 हटा दिया जाएगा, 3 ऊष्म व्यंजन के दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो अब एक तरीका तो ये है कि अगर आपको अल्प प्राण के बारे में जानकारी हो गई तो महाप्राण आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर आपने ट्रिक बना लिया, और यहां आपने ट्रिक बना लिया, तो अर्थात जो इसमें नहीं होगा वही किसमें होगा, महाप्राण में होगा। हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण इसमें नहीं हैं, उन्हीं वर्णों को ले जाकर रख देंगे महाप्राण में, तो वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो एक सेक्शन तैयार करिए, दूसरे को छोड़ दो, जानकारी रखो लेकिन फोकस एक पे करो, एक की ट्रिक बनाओ, एक को पढ़ो, जस्ट उसका अपोजिट सेकंड होगा। तो आइए देखते हैं महाप्राण में क्या होता है। महाप्राण में क्या होता है, इसमें वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, और प्लस क्या रहेगा इसके साथ में, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। दूसरा और चौथा क्या होगा, तो जैसे क वर्ग का क्या होगा, ख और घ। ठीक, दूसरा वर्ण ख होगा और चौथा वर्ण घ होगा। च वर्ग में क्या होगा, छ और झ, ये च वर्ग किया। फिर ट वर्ग में क्या होगा, ठ और ढ। फिर त वर्ग में क्या होगा, थ और ध। फिर प वर्ग में क्या होगा, फ और भ। ठीक, उसके बाद प्लस ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या क्या है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा वो क्या बनेगा, इसका ट्रिक बन जाएगा, वो बन जाएगा 24 प्लस ऊष्म। ऊष्म का क्या मतलब हुआ, तालव्य से, दंती से, मूर्धन्य से, दंती से और ह। ये बन जाएगा इसका, अर्थात अल्प अंतस्थ बना था यहां, और महा क्या क्या बन जाएगा, महा ऊष्म। तो दूसरा ये भी कर सकते हैं, महा ऊष्म, अर्थात महाप्राण में कौन से वर्ण जुड़ेंगे, दूसरे वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों के अलावा जुड़ेंगे कौन से, ऊष्म वर्ण, महा ऊष्म। तो ट्रिक क्या हो गई, 24 प्लस ऊष्म वर्ण। इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये सीधे सीधे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और प्लस 4, 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14। और अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी थी, 19। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है, कौन कौन से वर्गों के अक्षर वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से महाप्राण में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों का कौन सा अक्षर आता है, और उसके साथ ऊष्म वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं जो उसके साथ जुड़े, और इनकी संख्या कितनी हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक भी देखा, और ट्रिक के साथ साथ पूरा इसका विभाजन भी देखा। और ये किस आधार पे वायु प्रयत्न के भेद हैं, श्वास या प्राणवायु के आधार पर। ठीक।
ठीक, अर्थात वायु के आधार पर जो आप मुख से उच्चरित करते हैं तो उसके वायु पे। अल्प मतलब होता है क्या, लिख सकते हैं, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ी। महाप्राण में क्या होता है, अधिक। उच्चारण के समय क्या होता है, अधिक वायु निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आज हम इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में श्वास या स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर वर्णों के भेद को देखेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।